2018 आज लास्ट करेंगे। 5 क्वेश्चन हैं डिस्कस करने के लिए। 5 का ए बी और 6 में 3 हैं ए बी सी। तो आज ये 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो 2018 भी हो जाएगा। हम लोगों का एक बड़ा काम हो जाएगा। 2 साल के पेपर डिस्कस हो जाएंगे और फिर जो है तब हम लोग फिर कल से अकॉर्डिंग टू सिलेबस चर्चाएं करेंगे और बीच बीच में ये पेपर भी डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए आ गए हैं सारे लोग, और कोई अगर बचा है तो वो फिर आता रहेगा। हम शुरू करते हैं। वही 2 सेशन करेंगे 40-40 मिनट के हम लोग। 5 का ए आपके स्क्रीन पे है, सो देखें आप प्रश्न को। मान लीजिए कि भारत सरकार एक ऐसी पर्वतीय घाटी में एक बांध का निर्माण करने की सोच रही है जो जंगलों से घिरी है और जहां निर्जातीय समुदाय रहते हैं। अप्रत्याशित आकस्मिकताओं से निपटने के लिए सरकार को कौन सी तर्कसंगत नीति का सहारा लेना चाहिए? 150 शब्द 10 अंक। सपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ डैम इन अ माउंटेन वैली bound by forests and inhabited by ethnic communities. What rational policy should it resort to in dealing with unforeseen contingencies? तो जो बातें इस प्रश्न में लिखी हैं, पर्वतीय घाटी है, डैम बनना है, टेहरी वगैरह डैम बनाए गए जैसे, तो पहाड़ी पर्वतीय इलाका है, डैम बनाना है, जंगल हैं चारों तरफ, और निर्जातीय समुदाय रहते हैं। हम निर्जातीय समुदाय क्या हैं इसको थोड़ा जान लें, और फिर है कि अब इस माहौल में क्या अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं, आकस्मिकताएं हो सकती हैं, हमें उनको पहचानना है और फिर उसी के अनुरूप हमें बताना है कि सरकार का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए या कौन सी तर्कसंगत नीति का सहारा लेना चाहिए। तो निर्जातीय समुदाय, एथनिक कम्युनिटीज, निर्जातीयता या एथनिसिटी बेसिकली सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। एथनिसिटी का मतलब होता है धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर अपनी विशिष्ट पहचान को बनाए रखने की इच्छा या चाहत। अपनी विशिष्ट पहचान या इच्छा को बनाए रखने की चाहत, इसे हम एथनिसिटी या निर्जातीयता की संज्ञा देते हैं। ये जो हमारी विशिष्ट पहचान है ये धर्म के आधार पे हो सकती है। 300 पारसी बचे हमारे देश में, सरकार कह रही है बचाइए उनको, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा पूरा। एक तो डाइवर्सिफाई इंडिया है, विविधताओं में एकता वाला देश है, हर विविधता की रक्षा करनी है हमें। तो 300 पारसी हैं तो सेव पारसीस, 1411 टाइगर बसते हैं तो सेव टाइगर, और आजकल हाथियों को पटाखे वाला अनानास खिला दिया जा रहा है तो सेव हाथी। तो हर विविधता की हमें रक्षा करनी है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। तो इंसानों में भी धर्म अलग हैं, जातियां अलग हैं, क्षेत्र अलग हैं, बोलियां अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, रहन सहन, खान पान,
अलग है, सबको लगता है कि जो उसकी वो विशिष्ट पहचान है, रहन सहन, खान पान है, वो जीवित रहे, वो खत्म ना हो जाए। इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं आप जीएस में, तो देखिए नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही है, एथनिसिटी या निर्जातीयता संबंधी मुद्दे। नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, उनका तो शकल सूरत भी अलग है हम लोगों से। उन्हें टेंशन है कि बिहार बंगाल के लोगों ने जाके असम में और बाकी जगहों पे कब्जा कर लिया, बस गए, और सीए के बाद उन्हें और टेंशन हो गया कि अब और बांग्लादेश दूसरे देशों के हिंदू आएंगे, उन्हें और बसा देगी सरकार, तो हमारी जो अपनी विशिष्ट पहचान है, कल्चर है, वो खतरे में है। दिकू बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो सारा मामला, विवाद और असंतोष वही है, निर्जातीयता मतलब अपनी विशिष्ट पहचान, दूसरे हावी नहीं हो जाएं और हमारी पहचान नहीं खो जाए। अब वो स्पेशली वो वर्ड लिखा गया है यहाँ इस प्रश्न में कि निर्जातीय समुदाय रहता है वहाँ, तो मतलब उसे भी डर होगा ये कि बांध बनेगा तो वही वो ख़त्म ना हो जाए, वो समुदाय, उसकी विशिष्ट पहचान ख़त्म नहीं हो जाए। तो एक सबसे बड़ी आकस्मिकता तो यही होगी। तो देखिए आप, प्रश्न जो पूछा है यूपीएससी ने, पूछता है एक एक शब्द का महत्व है। जिस शब्द को आप नज़रअंदाज कर देंगे, मतलब देखिए वो फिर वो पार्ट, वो सेक्शन आपके आंसर से छूट जाएगा। और अगर आपके आंसर में प्रश्न के सारे एंगल, सारे एस्पेक्ट कवर नहीं होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर नंबर भी उसी हिसाब से आपको मिलेंगे। तो कितना सोचा समझा चयन है एक एक शब्द का। मैदानी इलाका नहीं है, पर्वतीय घाटी है, देखिए वहां डैम बनना है, जंगल है चारों तरफ, और निर्जातीय समुदाय रहता है। तो एक एक शब्द क्यों जानबूझ के ऐसा डाला गया है कि आपको फंसाया जा सके और ये देखा जा सके कि हाँ वास्तव में आप एक एक शब्द पे ध्यान दे रहे या नहीं, एक एक शब्द का आप महत्व समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे। अगर एक एक शब्द पे ध्यान नहीं दे रहे, एक एक शब्द का महत्व नहीं समझ रहे आप, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रश्न है आपके सामने। तो अब सबसे पहले तो मैंने कहा कि हमें अप्रत्याशित आकस्मिकताओं को पहचानना होगा। जब उन आकस्मिकताओं को पहचानेंगे तभी फिर हम ऐसी रणनीति बता पाएंगे, कोर्स ऑफ एक्शन बता पाएंगे कि उन अप्रत्याशित आकस्मिकताओं से निपटा जा सके। तो सबसे पहली बात तो कि पर्वतीय इलाका है और वहाँ डैम बनना है। हम पढ़ते जानते हैं कि इस तरह के इलाकों में भूकंप, बाढ़, भूस्खलन जैसी समस्याएं ज़्यादा गंभीर होती हैं। डैम बनाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, खुदाई करेंगे, तो मतलब इस तरह की आकस्मिकताओं की आशंका बनी रहेगी। तो हमने कहा कि पर्वतीय ही क्यों लिखा वहाँ, तो पर्वतीय इलाके में इस तरह की दिक्कतें ज़्यादा होती हैं कि बाढ़ होता है, भूस्खलन होता है, कि भूकंप आते हैं। केदारनाथ में कितनी बड़ी त्रासदी हो गई कुछ साल पहले, बादल फट गए कि जो भी। तो पर्वतीय इलाकों में ज़्यादा डर है इस तरह की समस्याओं के। मैदानी इलाकों में कहाँ इस तरह की समस्याएं होती हैं, लेकिन अगर तुलना करें तो कितनी कम। तो एक ही अप्रत्याशित आकस्मिकता जो हो सकती है, मतलब आपदा। ये सब आपदाएं ही पढ़ते हैं हम आपदा प्रबंधन में, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना या और जो भी। यहाँ डर है क्योंकि पर्वतीय इलाका है। दूसरी बात लिखी है कि जंगल से घिरा है। अब आप डैम बनाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि जंगल को भी नुकसान पहुँचेगा, पेड़ काटेंगे आप,
डूब में जितना बड़ा इलाका आएगा उतने जंगल डूब जाएंगे, वहाँ काटने पड़ेंगे बहुत सारे आपको। तो पर्यावरण की समस्याएं हैं। हो सकता कई सारी वनस्पतियां, पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां हो, जैव विविधता हो जो खत्म हो जाए। पेड़ काटे जाएंगे, जंगल कटेंगे, उससे जो 4 नई समस्याएं पैदा होंगी वो अलग। वनस्पतियां डूब जाएंगी, पेड़ कटेंगे, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो जाएगी, तापमान बढ़ेगा, पेड़ कटेंगे तो। पर्वतीय इलाके हैं, बर्फ पिघलेगी, वो नई समस्या लेके आएगी। तो पर्यावरणीय दिक्कतें भी हो सकती हैं बहुत सारी। इलाका चूंकि जंगलों से घिरा वाला है, पर्वतीय है, और प्लस निर्जातीय समुदाय रहता है तो निर्जातीय संतोष भी। उन्हें भी ये डर रहेगा, टेंशन रहेगा कि ऐसा नहीं सरकार जानबूझ के कहीं इसलिए तो नहीं कर रही ऐसा कि ताकि उनकी पहचान को ख़त्म कर दिया जाए, उनका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाए। सरकार इसलिए तो यहाँ डैम नहीं बना रही कि कुछ दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इन निर्जातीय समुदायों को ख़त्म कर दें, इनके हितों की बलि चढ़ा दें। तो नेचुरल सी बात है कि उनमें भी असंतोष होना है। आजीविका का संकट उनके लिए, अपनी सांस्कृतिक सामाजिक पहचान के ख़त्म होने का डर उनके लिए। तो ये आकस्मिक ऐसी परिस्थितियां हैं, अप्रत्याशित आकस्मिकताएं हैं जो हो सकती हैं जब बांध बनता है। तो सबसे पहले तो हमने इनकी पहचान कर ली, और जब हमें आकस्मिकताएं पता लग गई तो अब इसी के अकॉर्डिंग फिर रणनीति बना लेनी है हमें। इसी के अकॉर्डिंग हमें अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है, तर्क के आधार पर। जैसा प्रश्न में लिखा है कि कौन सी तर्क संगत नीति का सहारा लिया जाना चाहिए, तो बस इसी आधार पे एक तर्क संगत नीति, कोर्स ऑफ एक्शन। तो हमें सारी बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो निर्जातीय समुदाय, उनसे बातचीत करनी है, उस समुदाय को भरोसे में लेना है, विश्वास में लेना है। समुदाय के जो स्थानीय लोकल लीडर हैं उनके साथ मीटिंग करनी है, उन्हें बताना समझाना है कि कहीं भी कभी भी उनके हितों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट जो डैम बनेगा उससे उन्हीं को फ़ायदा होगा, उनके हित सुनिश्चित होंगे, तो बांध के फ़ायदे समझाने हैं। अगर वो वर्ग ही भरोसे में नहीं होगा तो देखिए रोज़ आए दिन वो आंदोलन करेगा, वो दिक्कतें खड़ी करेगा जब आप क्रियान्वयन शुरू करने जाएंगे अपनी बांध परियोजना का। तो जो आपने पुनर्वास नीति बनाई है, बना रहे हैं, उसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, उसमें उनका विश्वास जीतना है कि देखिए जो पुनर्वास होगा आपका, वहाँ भी हम आपकी इस विशिष्ट पहचान का ख्याल रखेंगे। कहीं भी आपकी ये विशिष्ट पहचान है, आपका कल्चर है, ये ख़त्म नहीं होने दिया जाएगा। आपके आजीविका के साधन भी हम ख़त्म नहीं होने देंगे। अगर खेत आपके डूब रहे हैं तो खेत के बदले हम खेत देंगे, घर ज़मीन डूब रही है उसके बदले वो देंगे। तो हम आपकी आजीविका की भी रक्षा करेंगे, आपकी जो विशिष्ट पहचान है उसका भी पूरा आदर सम्मान किया जाएगा, और उसी तरह से पुनर्वास की व्यवस्था होगी। तो सबसे पहला काम तो कि उसमें निर्जातीय समुदाय का भरोसा जीतने के लिए जितने संभव प्रयास हैं वो करने पड़ेंगे। दूसरी बात फिर अब कि पर्यावरण पर प्रभाव पड़ना है। पर्यावरण पर प्रभाव पड़ना है कि पेड़ कटने हैं, बहुत सारी वनस्पतियां डूबनी हैं, जंगल डूबना है,
जैव विविधता को नुकसान पहुंचना है, तो अब दूसरा काम फिर हमें ये करना है कि जो पर्यावरणीय प्रभाव है उसका मूल्यांकन करना है पहले ही, कि जब हम बांध बनाएंगे कितना बड़ा इलाका डूब क्षेत्र में आएगा, कितना जंगल डूबेगा, कितने पेड़ काटने पड़ेंगे, कितनी वनस्पतियां खत्म होंगी, कैसे हम नए सिरे से उतने पेड़ लगाएंगे, उन वनस्पतियों की रक्षा करेंगे, तो फिर वृक्षारोपण कार्यक्रम, जो जंगलों का विनाश होगा, उनसे होने वाली समस्याओं का सॉल्यूशन, अब दूसरा काम हमें ये करना है। पेड़ कट रहे तो भूस्खलन ना हो, टेम्परेचर बढ़ने से बर्फ का पिघलना, बादल फटना जैसी घटनाएं ना हो, तो उसके लिए पूरा पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन जरूरी होगा कि पर्यावरण को क्या क्या क्षति होगी, कैसे उसकी हम भरपाई करेंगे। इसके लिए विशेषज्ञों की टीम हो, पेशेवर या प्रोफेशनल्स की टीम हो, वो बैठ के इस पर रिसर्च करें, देखें कि बांध बनने के फायदे नुकसान कितने हैं, और जो ये पर्यावरण को प्रभाव है उसके फायदे नुकसान कितने हैं, और किसके फायदे ज़्यादा हैं, किसके नुकसान कम। पता पड़ा कि बांध बनाने के जितने फायदे हैं उससे ज़्यादा नुकसान तो वो पेड़ कटने के, पर्यावरण के नुकसान के हैं, तो फिर क्या मतलब ऐसे बांध बनाने के। और तब उसके बाद तीसरा काम कि हमने कहा कई तरह की आपदाओं का डर है, बाढ़ आ सकती है, भूकंप आ सकते हैं, भूस्खलन हो सकते हैं, तो तीसरा काम प्रॉपर आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट की व्यवस्था करनी है। आपदा प्रबंधन फिर अलग से आप डिटेल पढ़ते हैं कि आपदा के पूर्व तैयारी हो, आपदा के दौरान निपटने के इंतजाम हो, आपदा के पश्चात फिर प्रयास किए जाएं। उसमें सेंडाई फ्रेमवर्क है, ह्योगो प्रोटोकॉल है, उन सबको हम ध्यान में रखें। उसमें क्या स्टैंडर्ड तय किए गए हैं आपदा प्रबंधन के, किन बातों पर जोर दिया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए हम एक प्रॉपर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें। तो अगर हम ये काम कर लें बांध निर्माण के पहले, आकस्मिकताओं की पहचान और फिर उनसे निपटने के उपाय, तो उम्मीद है कि हम अपने काम को ज़्यादा प्रभावी तरीके से संपन्न कर पाएंगे। तो ये 5 का ए हो जाएगा आंसर आपका, कि हमने पहले आकस्मिकताओं को पहचान लिया, फिर अब उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने अपनी रणनीति बना ली, तर्क के आधार पे। देखिए एकदम प्रॉपर जवाब हो गया हमारा। आगे बढ़िए, 5 का बी देखिए। 5 का बी है, लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं का समाधान करने के प्रक्रम को स्पष्ट कीजिए। 150 वर्ड्स, 10 अंक, 150 शब्द है, 10 अंक हैं। लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं का समाधान करने के प्रक्रम को स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमास इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, सिलेबस में एक टॉपिक ही पढ़ेंगे हम लोग, यही लोक तथा निजी प्रशासन में नैतिक चिंताएं और दुविधाएं। सीधा वहां से जुड़ा हुआ प्रश्न है, नैतिक चिंता दुविधा। लोक प्रशासन में कौन कौन सी नैतिक चिंताएं दुविधाएं होती हैं, थोड़ा सा उनकी चर्चा करनी होगी हमें, और फिर उन नैतिक दुविधाओं का समाधान कैसे होता है, सो उसके प्रक्रम की चर्चा करनी है यहाँ।
तो सबसे पहले तो हमें नैतिक दुविधाएं होती क्या हैं उनका अर्थ बता देना है कि नैतिक दुविधाएं क्या हैं, फर्स्ट पार्ट। फिर थोड़ा सा बता देना है कि लोक प्रशासन के सामने नैतिक दुविधाएं कौन सी होती हैं, सेकेंड पार्ट। और फिर बता देना है कि उन दुविधाओं के समाधान का तरीका क्या हो सकता है, थर्ड पार्ट। तो जहां तक नैतिक दुविधाओं के अर्थ की बात है, हम बात पीछे भी कर रहे थे कि दिन भर हमारे जीवन में हमारे सामने बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, समस्या होती है, समस्या के समाधान के एक से ज़्यादा विकल्प होते हैं। अब हम ये तय नहीं कर पाते कि हम कौन सा विकल्प चुनें और कौन सा विकल्प नहीं चुनें, तो दुविधा होती है। हर दुविधा नैतिक दुविधा नहीं होती। जो विकल्प हैं, जब तक उनमें नैतिकता का पक्ष ना हो तब तक उस दुविधा को नैतिक दुविधा नहीं कहते। नैतिक दुविधा तभी होगी जब दो या ज़्यादा विकल्प हैं, उसमें से कोई कम से कम एक विकल्प ऐसा हो जिसमें नैतिकता का पुट हो, तो नैतिक दुविधा। हम बात कर रहे थे आपसे कि दिल्ली से पटना जाना था कि रांची जाना था, स्टेशन गए, प्लेटफॉर्म पता लगा ट्रेन 5 घंटा लेट है, 6 घंटा लेट है। अब क्या करें, ये 5-6 घंटे का टाइम है। लाल किला घूमें कि कुतुब मीनार घूमें, तो ये दुविधा तो है, लेकिन ये नैतिक दुविधा नहीं है। चाहे लाल किला घूमें चाहे कुतुब मीनार, इसमें नैतिकता सत्यनिष्ठा जैसा कुछ नहीं है। आपको बस अपना वो 4-5 घंटे का टाइम पास करना है। लेकिन 5 घंटे का समय है, आप लाल किला घूमें और या दोस्त के पिताजी बीमार हैं तो उसके घर या अस्पताल जाके आप उनका हालचाल पूछें, तो अब ये देखिए, अब नैतिक दुविधा है कि लाल किला घूमना ज़्यादा ज़रूरी है, और या जो बरसों पुराना मित्र है उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार हैं, तो उनका हालचाल जाके पूछना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर दुविधा नैतिक नहीं होती। जिसमें नैतिकता का पक्ष हो तो फिर नैतिक दुविधा। तो हम अर्थ लिख दें नैतिक दुविधा। एक से ज़्यादा मूल्यों में टकराव होता है, प्राथमिकता हमें तय करनी पड़ती है कि कौन से मूल्य को चुनें, कौन से मूल्य को नहीं चुनें। कल हम बात कर रहे थे व्यक्तिगत हित बनाम सार्वजनिक हित अक्सर एक सबसे बड़ी नैतिक दुविधा होती है लोक सेवकों के समक्ष। मंत्री जी कह रहे हैं कि हम आपकी वाइफ को अच्छा सा प्लॉट दिलवा देते हैं, पैसा भी हम दे देते हैं, परियोजना का रास्ता बदल दीजिए। तो सबसे बड़ी नैतिक दुविधा जिसका सामना करना पड़ता है आए दिन सरकारी कर्मचारियों को, लोक सेवकों को। गोपनीयता बनाम पारदर्शिता हम बात कर रहे थे, एक बड़ी नैतिक दुविधा है। कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें कि जो मंत्री जी के प्रति कमिटमेंट का पालन करें, तो राजनीतिक तटस्थता बनाम प्रतिबद्धता एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा है। तो कई सारी ऐसी नैतिक दुविधाएं जिनको सरकारी कर्मचारियों को सामना करना पड़ता है। नियम कानूनों को फॉलो करें कि नियम कानूनों में ढील दें, आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम कर लें। जांच होगी तो नियम कानून ही देखा जाएगा। भले गलत था नियम कानून, आपने नहीं माना तो दोषी आप ही ठहरा जाएंगे। तो अब हम थोड़ा सा नैतिक दुविधाएं दिखा दें कि सरकारी कर्मचारियों के सामने कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं होती हैं। और फिर अब थर्ड पार्ट है कि उन नैतिक दुविधाओं के समाधान का प्रक्रम क्या हो। तो नैतिक दुविधाओं के समाधान का प्रक्रम क्या, किन बातों को ध्यान रखा जाए,
नैतिक दुविधाओं का समाधान करने के लिए तो सबसे पहली बात तो कि अगर कोई निश्चित कानून है तो फिर हम उसको ध्यान में रखें और उसी आधार पर निर्णय लें। भाई कानून है सूचना का अधिकार कानून, तो फिर अब हमें तो कानून है तो मानना ही। कानून है सेवा का अधिकार, राइट टू सर्विस एक्ट, तो फिर अब कानून है हमें मानना ही। तो वहां तो फिर दुविधा है, लेकिन उसका समाधान भी बड़ा आसान है कि भाई कानूनों के परे कोई भी नहीं है हमारे देश में, ना आम आदमी ना लोक सेवक, तो कानूनों को तो फिर मानना ही है। तो बहुत सारी दुविधाएं तो केवल उतने से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। कानून बहुत डिटेल नहीं है, तो कानून को लागू करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे नियम विनियम बनाए गए हैं, उनको देख लें, क्या उनमें कुछ ऐसा प्रावधान है। कल जितेंद्र पूछ रहे थे कि सर केस स्टडी सॉल्व करें, तो हम लोग वो आईपीसी, सीआरपीसी और इस तरह के जो संहिताएं हैं, नियम कानून हैं, उन सबको भी ध्यान में रखेंगे। तो हमने जवाब दिया था कि हाँ बिल्कुल हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कानून से परे तो हमें कुछ नहीं करना है। हाँ, लेकिन साथ में हम ये बता रहे आपको कि नियम कानूनों में लचीलापन परिस्थिति के अकॉर्डिंग, तो वो फिर हमने कल बात की थी कि दोनों के बीच में फिर एक सही संतुलन बनाना होता है, अभी उस पर यहाँ भी आएंगे। तो फिर कानून से जुड़े जो रूल्स रेगुलेशंस, नियम विनियम है, उनको देखें कि क्या उनमें कुछ ऐसा प्रावधान है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको देख लें कि उसमें क्या लिखा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, उससे हेल्प हो जाएगी हमें जो दुविधा है उसको समाधान करने में। उसके अलावा जो हमारे पूर्ववर्ती अधिकारी हैं, जरा उनके फैसले उठा के देख लें हम। हो सकता है आज जो ये दुविधा हमारे सामने है, ये हमसे पहले भी किसी और के सामने आई होगी, वो बिल्कुल आई होगी। उसने क्या किया था, उसने कैसे उस दुविधा का सामना और समाधान किया था, और फिर कितना वो सफल हुआ था, नहीं हुआ था, उससे एक हमें मदद मिल जाएगी, एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब दुविधा और असमंजस है और हम कोई फैसला नहीं ले पा रहे, तो जो हमारे पूर्ववर्ती अधिकारी हैं उनके निर्णय, उनके फैसले भी हमें कुछ मदद कर सकते हैं। भाई इतिहास हमेशा देखे बताता है हमें कि भूत में क्या हुआ, और उसके आधार पर हम तय करें कि अब हमें क्या करना ठीक है और क्या करना ठीक नहीं है। प्लस उसके साथ साथ एक पथ सोपान, एक संगठन होता है, तो हमारे जो सीनियर हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, हम उन पे भरोसा करके उनसे भी मिलें, बातचीत करें, उनकी राय लें। भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यही अपेक्षा की जाती है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ पा रही, आप दुविधा या असमंजस में हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपका सीनियर है उससे पूछिए, उसकी सलाह लीजिए। भाई आपका सीनियर है, आपसे ज़्यादा वरिष्ठ है, ज़्यादा अनुभवी है, तो वो भी आपको कुछ ऐसे बेहतर राय दे सकता है, ऐसी चीज़ें बता सकता है जिन पर शायद अब तक आपका ध्यान ना गया। भाई मैं जो बता रहा हूँ तो नेचुरल सी बात है, बहुत सारी ऐसी बातें कि आप अपने से करें तो जो आपके दिमाग में नहीं आएंगी, तो सिखा रहे हैं हम आपको, तो वहाँ उच्च अधिकारी की भी मदद ली जा सकती है। तो देखिए आप कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, और जो दुविधा है उसका सामना करना है कि कानून देख लें, फिर उससे जुड़े नियम विनियम देख लें, कोड ऑफ कंडक्ट देख लें, फिर पूर्ववर्ती अधिकारी रहे हैं उनके फैसले देख लें, फिर अपने बॉस, अपने सीनियर से मिल लें, उसकी राय ले लें।
विवेकाधीन शक्तियाँ भी बहुत सारी मिलती हैं। हम बात कर रहे थे आप आईएएस आईपीएस बनेंगे, चूँकि इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ होंगी, जनता के कल्याण और विकास से जुड़ी हुई बहुत सारी विवेकाधीन शक्तियाँ आपको दी जाएंगी। विवेकाधीन शक्तियाँ ऐसी शक्तियाँ जिनका प्रयोग आपको अपने विवेक से करना है, किसी दूसरे से पूछने बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी दूसरे से पूछने बताने की ज़रूरत नहीं है तो ये आपकी मर्जी के ऊपर है। वहाँ भी अगर आप किसी ज़्यादा जानकार या कोई आपका सीनियर है और राय ले लेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आपका, अगर आपको डाउट हो रहा है तो। हाँ, बाध्यता नहीं है सीनियर से पूछने की, लेकिन अगर पूछ लें, आपको डाउट है और अपने सीनियर पे भरोसा है तो क्या बिगड़ जाएगा उसमें। तो वहाँ भी हम इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा शांत मन से अब ये सोचें कि हमारे पास अच्छा ये विकल्प हैं जिनमें हम कंफ्यूज हैं, तो अब किस विकल्प का फ़ायदा नुकसान क्या है, किसका ज़्यादा फ़ायदा है, किसका ज़्यादा नुकसान है। तो थोड़ा शांत मन से हम मूल्यांकन कर लें उन विकल्पों का। अब बीवी को प्लॉट दिलाना ज़्यादा फायदे महत्वपूर्ण है और या पूरे समाज का हित ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो नो डाउट कि भाई समाज का हित महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष तो यही निकलता है। वहाँ से बहुत सारी दुविधाओं को हल करने में मदद मिल जाएगी। विवेकाधीन है तो फिर अब खुद शांत मन से बैठा जाए, विचार किया जाए, जो विकल्प हैं उनके पक्ष विपक्ष गुण दोष देखे जाएं। ये देखा जाए कि अगर हमने विकल्प नंबर 1 चुना तो इसके रिजल्ट क्या होंगे, विकल्प नंबर 2 चुना तो उसके रिजल्ट क्या होंगे, किसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर हमें लग रहे हैं। बीवी को प्लॉट दिला दिया, हो सकता है कि कल के दिन जांच बैठ जाए, पकड़े जाएं। मंत्री जी तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, बात से पलट जाएं अपने कोई रिटर्न में तो वो कुछ ऐसा कह नहीं रहे, तब क्या होगा। प्रॉपर पॉलिसी के तहत चलेंगे तो क्या तो क्या गुण दोष है उन विकल्पों के, क्या परिणाम हो सकते हैं उन विकल्पों को आजमाने के। हम इन सब चीज़ों पे विचार कर रहे हैं। और फाइनली तो जो फिर है ही है सबसे बड़ी बात, अपनी अंतरात्मा की आवाज़। तो फिर अंतरात्मा की, अंतर्मन की आवाज़ सुने। कहा जाता है कि व्यक्ति की अंतरात्मा कभी गलत नहीं बोलती। तो फिर अंतरात्मा की आवाज़ भी सुने और तब उसके बाद फिर अगर हम ये पूरा एक प्रक्रिया फॉलो कर लें तो संभव है कि हमारे सामने जो भी नैतिक दुविधाएं होंगी हम उनका बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे। तो ये 5 का भी था कि नैतिक दुविधाओं का समाधान करने के प्रक्रम को स्पष्ट करना था। तो पहले हमने थोड़ा ये बता दिया कि नैतिक दुविधा क्या है, फिर ये बता दिया कि लोक प्रशासन में कौन सी नैतिक दुविधाएं आती हैं, और तब फिर हमने उनके समाधान का तरीका या प्रक्रम बता दिया। तो 5 का भी। लास्ट 6 नंबर प्रश्न देखें, 3 पार्ट हैं उसके। सर, इसमें डिपार्टमेंट से अलग रहकर वरिष्ठ अधिकारी मतलब विशेषज्ञों या तकनीक हैं? सर, मैं पूछ रही हूँ कि इसमें विशेषज्ञों से भी सलाह लिया जा सकता है, मतलब अब अपने ऑफिस। हाँ, तो वही हमने कहा कि विवेकाधीन है तो कर सकते हैं आप, इसीलिए तो पूरी प्रक्रिया बता दी कि अगर कानून है तो फिर कानून में है प्रावधान तो करेंगे, नहीं है प्रावधान तो नहीं करेंगे। और अगर विवेकाधीन है तो विवेकाधीन में तो फिर हमने कहा ही कि भाई फिर आपकी मर्जी है कि आपको किससे राय लेनी है, किस पे आपको भरोसा है। उसमें कोई ऐसा तो कानून है ही नहीं, वो आपके विवेक पे ही है। तो बिल्कुल ले सकते हैं आप, अब जो चीज़ें आपके विवेक के ऊपर निर्भर हैं तो।
और जो पहले से कानून में तय है, तो सबसे पहली बात तो फिर हमने वही कही कि जो कानून में तय है तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस उस कानून के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 के 3 पार्ट हैं। वर्तमान संदर्भ में निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है? व्हाट डू ईच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशंस मीन टू यू इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट? तो 3 पार्ट हैं। ए देखिए, टाइम कंप्लीट होने वाला है, जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा तो एक बार कटेगा ये। और फिर तरीका आपको पता है, कल खुश थे जूम वाले तो उन्होंने कल नहीं काटा था, लेकिन आज अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है लिख के कि वो खुश हैं या दुखी हैं क्या। तो कटेगा तो फिर नया आ गया होगा आईडी पासवर्ड आपके ग्रुप पे, तो फिर दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो 6 का ए देखिए, किसी भी बात को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्धारण करने में सही नियम यह नहीं है कि उसमें कोई बुराई है या नहीं, बल्कि यह है कि उसमें अच्छाई से अधिक बुराई है। ऐसे बहुत कम विषय होते हैं जो पूरी तरह बुरे या अच्छे होते हैं। लगभग सभी विषय, विशेषकर सरकारी नीति से संबंधित, अच्छाई और बुराई दोनों के अविच्छेदनीय योग होते हैं। ताकि इन दोनों के बीच प्रधानता के बारे में हमारे सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। अब्राहम लिंकन। 150 शब्द 10 अंक। एक बार इंग्लिश भी देख लीजिए। द ट्रू रूल इन डिटर्मिनिंग टू एम्ब्रास और रिजेक्ट एनीथिंग इज नॉट whether it has any evil in it, but whether it has more evil than good.